हमारी इकॉनमी के जो फंडामेंटल इशूज़ हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से आप देखें 75 साल बाद इकॉनमी के हम कहाँ करें। आज बड़े सगीर जगह हम साउथ एशिया को देखें तो सोशल इंडिकेटर्स जो हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में हम सबसे पीछे हैं। हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कंट्री सबसे पीछे है। लेकिन अगर आज भी हमें रियलाइज़ हो जाए, इसको हम ठीक करने की कोशिश करें तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगले 20-25 सालों में चीज़ें ठीक हो जाए। देखें, डॉलर कम होना तो अभी इसको जो है ना, अभी भी मैं कहूँगा थोड़ा सा कबल वक्त है। अगले साल हमारे करंट अकाउंट के नंबर्स कैसे आते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि डॉलर हमारा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। सीपैक से हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी और लग ये रहा था कि सीपैक के लिए गेम चेंजर, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सीपैक के अंदर जो है विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स काफ़ी चेंजेस आए हैं। और चूँकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है पाकिस्तान के अंदर, हमारी सीपैक की पॉलिसी भी जो है अकॉर्डिंगली चेंज होती रही है। तो सीपैक के हवाले से मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज की तारीख में हमारे पास शायद इतना क्लियर रोड मैप मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बैठक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनिला खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नुमान अब्दुल मजीद साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि माशियत 2025 में कैसी रहेगी। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा। देखिए, मेरा जो शोबा है वो इकनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स है। गल्फ़ में बेस्ड हूँ मैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स होते हैं या बड़े फैमिली ऑफिस हैं उनके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पे और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम एडवाइस करते हैं फाइनेंस और इकनॉमिक्स के हवाले से। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और इकनॉमिक्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो दैट्स व्हाट आई डू। तो आप इकनॉमिक्स में माशाल्लाह आपकी अबूर है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि 2024 में आप पाकिस्तान की मैशियत को कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए, मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे तो 2024 में जो है पाकिस्तान में बेहतरी आई है। 2023 में जो चैलेंजेस थे पाकिस्तान के, 2022 और 23 के अंदर जो चैलेंजेस थे, काफ़ी अनसर्टेनिटी थी। 24 में उसमें खासी बेहतरी है। अगर आप करंट अकाउंट को देखें, मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे देखें, जो आपके रुपी कंटिन्यूसली अप्रिशिएट कर रहा था, आपका फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व उसमें ही बेहतरी आई है। इन्फ्लेशन का नंबर भी ओवरऑल बेहतर हुआ है। तो अगर मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे देखें तो 2024 वाज अ गुड ईयर फॉर अस, फॉर पाकिस्तान की 2-3 सालों की इंस्टेबिलिटी के बाद जो है पाकिस्तान में बेहतरी आई है। माइक्रो इकनॉमिक लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे इकनॉमिक एक्टिविटी अभी तक उतनी जनरेट होना शुरू नहीं हुई है, क्योंकि आपके पास जो बैंक्स जो थे वो लैंडिंग बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को कर रहे थे। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है अगर बैंक्स की गवर्नमेंट की लैंडिंग कम होगी, जिस तक गवर्नमेंट ने प्रेशराइज भी किया है, एडिशनल टैक्स भी लगाया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स जो है पैसा डालेंगे अपना। और प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट इसका बुनियादी एक बैरोमीटर होता है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो गई है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे पॉलिसी रेट कम होगा और अगर 10% के आसपास होता है, चाहे वो रिटेल हो या कॉर्पोरेट क्रेडिट हो, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस इकनॉमिक एक्टिविटी में अगले साल के मिडल से जो है बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो एक तो मैक्रो इकनॉमिक होता है कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कैसे हैं, और एक आम ग्राउंड लेवल पे इकनॉमिक एक्टिविटी को देखा जाता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इकनॉमिक एक्टिविटी अगले 6 महीनों में बेहतरी की जानिब गामजन होगी। अच्छा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा कोई फ्यूचर बताया पाकिस्तान का। तो आपको क्या लगता है कि अब कर्जे जो हैं कम हो जाएंगे हमारे, या अभी भी हम कर्जों के बोझ तले दबे ही रहेंगे? नहीं, कर्ज़ों के बोझ तो सच्ची बात तो ये है कि अभी हमारे पास कोई ऐसी हिकमत अमली मौजूद नहीं है कि हम कर्ज़ों के बोझ को हम कम कर सकें। कर्ज़ों के बोझ को कम करने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले तो नए कर्ज़ों को लेना कम किया जाए। अभी भी जो है करंट अकाउंट में हमारा जो है बेहतरी तो आई है, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी IMF का प्रोग्राम हमारा बाकी है। अगले 3 साल तो हम IMF के प्रोग्राम के अंदर ही रहेंगे। उसके बाद भी अब क्या हमारे पास कोई ऐसी हिकमत अमली मौजूद है कि IMF का हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके बारे में भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो कर्ज़ों वाली जो सूरत हाल है उस पर तो कोई बहुत ज़्यादा खुशाइंद या अभी ये नहीं कह सकते कि हम कर्ज़ों से बाहर आ जाएंगे, हमारा IMF का प्रोग्राम होगा, क्योंकि उसके उमूमी तौर पर 5 से 10 साल की एक इकनॉमिक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, जो भी हमारे पास एज सच इतनी मौजूद नहीं है। तो हमें अगले साल 2 साल बाद क्लैरिटी आएगी कर्ज़ों के हवाले से, लेकिन इस वक्त तक कर्ज़ों की जो सूरत हाल है उसमें कोई ख़ास कमी होती नज़र नहीं आ रही। सही, आपने जैसे कि IMF की बात की, तो अभी जो बजट आया था पिछला, हमने देखा वो IMF के इतने मुआहदे थे कि हम उस बजट को जिस तरह से देख रहे थे ऐसा लग रहा था एक जहर का घूंट हम पी रहे हैं। तो अगला जो बजट होगा वो भी इतना ही जहरीला होगा या थोड़ा सा बेहतर आप देख रहे हैं? अगले बजट में थोड़ी सी मुझे बेहतरी इसलिए वजह से नज़र आती है कि जो ये इंटरेस्ट रेट्स जो कम हुए हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आपके पास गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी फिस्कल स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट विल बी एबल कि थोड़ा सा पैसा वो इकॉनमी के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अपने टैक्स बेस को कैसे बढ़ाती है। अभी जो रिसेंट जो नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से शायद गवर्नमेंट टैक्स के रेट्स को कम ना कर सके। लेकिन देखें, जब तक टैक्स रेट्स कम नहीं होंगे, पाकिस्तान फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव एक कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन नहीं होगी। तो इस वक्त ज़रूरत है समझ की कि अगले बजट में अगले साल 2 सालों के अंदर हमारे टैक्स रेट्स को जो है, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उसके लिहाज से
उसके उसके मुकाबले पे लाया जाए। लेकिन जो भी लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, जब भी वो किसी मालिक को देखते हैं तो पूरे खत्ते को देख रहे होते हैं। उनके लिए पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो सारे मालिक को तज्जिया करते हैं कि कौन सा मुल्क जो है एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। तो वन ऑफ द रीज़न पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, एक तो हमारे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, और दूसरी वजह ये है कि हमारे पास जो हमारी बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरा हमारे टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं। तो जिस कंट्री के अंदर बोरिंग कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा हो, टैक्स रेट्स भी इतनी ज़्यादा हो, तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इतनी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन वो नहीं रहती। फिर हमारे यहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम की इनएफिशिएंसीज के अलावा ऑन टॉप ऑफ इट है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर नहीं किया जाएगा, वो भी डिजिटाइज नहीं किया जाएगा, उसको ऑटोमेट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है पब्लिक को, बिज़नेस को एसेट रिलीफ मिलना ज़रा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन 2025 से मैं समझता हूँ कि जितने सख्त हमारे हालात 2024 वाले में थे वो शायद अब नहीं होंगे। तो थोड़ी सी गवर्नमेंट के पास स्पेस होगी, उसका आवाम को कितना फ़ायदा मिलेगा, बिज़नेस को कितना फ़ायदा मिलेगा, ये भी देखना बाकी है। लेकिन शायद गवर्नमेंट इस पोजीशन में हो कि थोड़ा सा रिलीफ जो है वो आवाम को, बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर सके। अच्छा, जो कि हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो देखते हैं साबका हुकूमत ने जो है इतनी मैशत का नुकसान पहुंचाया था कि अब वाली हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो उस पर किस तरह से देख रहे हैं, नई हुकूमत क्या काबू कर पाएगी मैशत को? देखिए, जब भी हम मईशत की हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपने 15-20 सालों की हिस्ट्री देखनी होती है। मईशत की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो 1 या 2 साल के ऊपर नहीं होती। आप अगर पिछले 20-25 साल की पाकिस्तान की इकनॉमी की हिस्ट्री को देखेंगे ना, देखिए होता ये है कि इकॉनमी का एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल में ये होता है कि आज जो आप इकोनॉमिक मेजर्स लेते हैं उसका इम्पैक्ट आते आते 5, 10, 15 साल लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो इंटरेस्ट रेट बढ़े पाकिस्तान के, वो इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट आएगा वो 3, 4 साल, 5 साल तक रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज इंटरेस्ट रेट 5% भी आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी चलना शुरू हो जाएगी। तो इकॉनमी को हमेशा जो है ये देखना होता है कि पिछले 15-20 सालों के अंदर जो है जो मेजर्स लिए गए थे, ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर अ लॉन्ग रन हमने जो है अपनी इकॉनमी की कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमने कोई नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाए, हमने नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई, हमने कोई अपनी इंडस्ट्रियल प्लानिंग सही तरीके से नहीं की, प्लस हमने HR के ऊपर भी कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मेरा ख्याल है इकॉनमी को तो बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि हमने पिछले 15-20 साल में कौन सी ऐसी गलतियाँ की हैं जो आज भी हम करते चले जा रहे हैं, और शायद जिसकी वजह से हमारी, तो मुझे लगता है कि हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट्स हमारी नहीं है पिछले 20-25 सालों के अंदर, किसी ने भी जो हमारी इकॉनमी के जो फंडामेंटल इशूज़ हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से आप देखें 75 साल बाद इकॉनमी के हम कहाँ खड़े हैं। आज बड़े सगीर जगह साउथ एशिया को देखें तो सोशल इंडिकेटर्स जो हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में हम सबसे पीछे हैं। हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कंट्री सबसे पीछे है। तो ये 1-2 दिन में तो नहीं होता ना, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन अगर आज भी हमें रियलाइज़ हो जाए, इसको हम ठीक करने की कोशिश करें, तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगले 20-25 सालों में चीज़ें ठीक हो जाएं। सही। अच्छा, मईशत के ज़्यादातर इन्हिसार जो होता है वो टेक्नोलॉजी पे भी होता है। आज हम देख रहे हैं कि AI पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कमी भी है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अगर उसका अरूज होगा तो कोई मईशत पे फ़र्क पड़ेगा? और दूसरी चीज़ ये कि AI की वजह से बहुत सारे लोग, नौकरियाँ भी उनकी जा रही हैं, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं तो लोगों की नौकरियाँ भी ख़त्म हो रही है। तो उसको आप किस हवाले से देखते हैं? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ गलतफहमी है कि AI की वजह से नौकरियाँ जा रही हैं। AI की वजह से नौकरियां प्रोड्यूस जितनी जा रही हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस भी हो रही हैं। स्पेशली वो मालिक जो कि पाकिस्तान की तरह जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जहाँ पे एक यंग वर्क फोर्स है, उनके लिए तो इस वक्त बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो AI को, टेक्नोलॉजी को लर्न करके हज़ारों लाखों की तादाद में जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नौजवानों के पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, जो लोग मिडिल एज हैं या 40-50 की एज में पहुँच गए हैं, जिन्होंने अपने आप को स्किल अपग्रेडेशन नहीं की और पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा आने वाला वक्त। और उनके लिए मैं एक तनबीह भी करना चाहूँगा कि जो लोग अपने कैरियर के मिडल में मौजूद हैं, अगर वो लोग, उन लोगों ने अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया। देखें, एक चीज़ होती है स्किल प्रोविज़न होती है, जिसे स्किलिंग कहते हैं, या किसी को स्किल प्रोवाइड करना। एक होती है स्किल अप स्किलिंग होती है, यानी अपनी सलाहियतों को मुस्तकिल बुनियादों पे अपग्रेड करना। और तीसरी चीज़ होती है री स्किलिंग, यानी वो नई सलाहियतें, स्किल सेट्स को एक्वायर करना जो कि इस वक्त ज़माने में प्रेवलेंट है। तो होता ये कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैंने देखा है पिछले अपने कैरियर के अंदर कि पाकिस्तान में कंटिन्यूस मुताले का, अपने आप को कंटिन्यूस स्किल्स अपग्रेड का कल्चर नहीं है। उमूमी तौर पर देखेंगे हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ नहीं है, लाइब्रेरीज़ नहीं है, लोग बुक्स नहीं पढ़ते, लोग डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं देखते, लोग स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते। तो जो लोग मिडिल कैरियर प्रोफेशन अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो उनको तो मैं वार्न करना चाहूँगा कि अगले 4-5 सालों के अंदर जो है आपकी नौकरियाँ तो फारिग हो जाएंगी। हाँ, यंगस्टर्स के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ है, वो लोग जो नई टेक्नोलॉजी को, नई स्किल्स को प्रोवाइड करना चाहें। पाकिस्तान को मैं ऐसे देखता हूँ कि दुनिया भर में इस वक्त AI के प्रोफेशंस की शॉर्टेज है, तो हमारे यंगस्टर्स जो हैं अगर वो, और इस वक्त इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं, बहुत सारे इदारे हैं हमारे जो IT की स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट के अंदर भी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर आप अपनी IT स्किल्स को, टेक्नोलॉजी के स्किल्स को साथ
शार्पन करें और साथ साथ अपनी लैंग्वेज स्किल्स करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे, बहुत सारे नौजवान ऐसे मैंने देखे कि जिनके पास टेक्नोलॉजी स्किल्स तो हैं लेकिन उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, या अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनकी पर्सनैलिटी के इशूज़, इंटरपर्सनल स्किल्स के इशूज़ हैं। नतीजा ये निकलता है कि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, दोज हु रियली पे वेल, जो कि पैसा अच्छा प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उनके साथ काम करेंगे तो सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल्स को नहीं देता, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स, ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। नौजवानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई इंटरनेशनल मार्केट के लिए कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को ऑनलाइन काम करने का शौक है, लोगों को लगता है ऑनलाइन काम करना हलवा है, बस हम घर में कंप्यूटर में बैठेंगे और पैसे डॉलर गिरना शुरू हो जाएंगे। ये हिमाकत है, ऐसा नहीं होता। कोई भी काम करने के लिए आपको पहले अपनी स्किल्स को एक्वायर करना होता है, उसके लिए यू हैव टू बी रियली गुड। और आपको गुड होना है बेसिकली टेक्नोलॉजी के अंदर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। और टेक्नोलॉजी चूँकि रोज़ाना की बुनियादों पर चेंज हो रही है, तो आपने कंटिन्यूस अपना आपको अपग्रेड करना है और साथ ही साथ अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स पर काम करना है, इंटरपर्सनल स्किल्स पर काम करना है कि एक इंटरनेशनल ऑडियंस क्या चाहती है। आपने अपने टाइम डिसिप्लिन को रखना है, आपने अपनी क्वालिटी एश्योरेंस करनी है कि अगर आपने किसी से कोई प्रोजेक्ट कमिटमेंट की है तो किस तरीके से आप टाइम पे क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 या 2 ऑनलाइन कोर्सेज कर लेने से अगर आपको लगता है कि डॉलर की बौछार होना शुरू हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोगों को लगता है कि बस हम 3 महीने का कोर्स करेंगे और उसके बाद हम कुछ $1000-2000 या $5000 घर पर बैठ के बनाना शुरू कर देंगे। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता। सही। लेकिन सर अगर आप देखें तो यहाँ का मेयार कोर्सेज का और दूसरे बैरून मुल्क के मेयार बहुत अलग है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि हम जिस अहद में रह रहे हैं ना, कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों ने अपने बहुत सारे कोर्सेज को फ्री कर दिया है। जैसे अगर आप इस वक्त दुनिया की टेक्नोलॉजी में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT जो है नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। तो MIT ने अपना एक ओपन कोर्सवेयर का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिन्होंने अपने बहुत सारे कोर्सेज को फ्री उन लोगों ने डाल दिया है उसके ऊपर। हार्वर्ड के बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं, स्टैनफोर्ड के बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं। अगर आप जाके करना चाहें तो मतलब इस वक्त अगर किसी ने कोई फ्री कोर्सेज भी करना है तो भी उसकी जो है ना कोई पाबंदी नहीं है। मतलब ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो आज से 15-20 साल पहले जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। लेकिन थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, एक मूक्स का जो कॉन्सेप्ट है, मूक्स है, MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कहा जाता है। मूक्स के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए, जैसे कि जिसके अंदर EDX है, लीड, उसके बाद कोर्सेरा आया, यूडेमी आया। मतलब बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत ही मुनासिब पैसों में, कम पैसों में अवेलेबल हैं, वो भी इसलिए कि आपकी सर्टिफिकेशन हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि अब तो ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप ऑनलाइन, लेकिन ये जो कोर्सेज हम किसी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म से करते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। या ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे हमारे लोकल इदारे भी छोटे मोटे कोर्सेज करा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ मकसद टाइम पास करना होता है या अपनी थोड़ी सी शोहरत कमाना होता है या थोड़ी छोटी मोटी बच्चों को सर्टिफिकेट करके उनसे कुछ पैसा निकलवाना होता है। क्योंकि आलमी इदारे जब काम करते हैं तो उनके अपने लेवल्स होते हैं, एक्रेडिटेशन होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास वो स्किल सेट हो जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल है, तो फिर आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जाके और सर्टिफिकेशंस करनी होंगी। और वो महंगी नहीं है, वो महंगी नहीं है, वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आपको बस पता होना चाहिए, अपनी रिसर्च करनी होती है कि उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जिसमें आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है आपने किस प्लेटफॉर्म से जाके करना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, MIT के बेशुमार कोर्सेज में फ्रीली अवेलेबल हैं और हर डिसिप्लिन के अंदर अवेलेबल हैं। तो उस मयार को ब्रिज करना, इस गैप को ब्रिज करना बहुत आसान हो गया है, जो आज से कुछ अर्सा पहले था, आज से 15-20 साल पहले था। सही। अच्छा सर, जो कि मैशत की बात हो रही है, तो आजकल हमें स्टॉक मार्केट देखने बड़ी अच्छी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में बहुत बहरान चल रहा था, तो सब लोगों का एक सवाल होता है, हम स्पेशली पाकिस्तानियों का, कि क्या डॉलर कम होगा? देखिए, डॉलर कम होना तो अभी इसको जो है ना, अभी भी मैं कहूँगा थोड़ा सा कबल वक्त है। अगले साल हमारे करंट अकाउंट के नंबर्स कैसे आते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि डॉलर हमारा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन अगर डॉलर स्टेबल भी रहता है, मिसाल के लिए डॉलर तक 75-80 के दरमियान जो चल रहा है, इस पर तकरीबन स्टेबल है कुछ अरसे से। अगर डॉलर 1 साल स्टेबल भी रहता है तो ऑटोमेटिकली वो भी ठीक है। देखें, करेंसी का सिर्फ अप्रिशिएट होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, करेंसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको याद हो जैपनीज़ यन था, एक ज़माने में बड़ा स्क्यूड रेशो था US डॉलर्स के अगेंस्ट। तो मकसद ये नहीं होता कि करेंसी, अगर डॉलर आज 280 रुपये का है तो 150 का हो जाए, उससे भी इकॉनमी के अंदर जो है इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो करेंसी स्टेबल रहे, आपकी ना बहुत ऊपर चली जाए, ना बहुत नीचे चली जाए। आप यकीन माने, अगर हमारा डॉलर जो है अगले 2-3 सालों तक इसी लेवल पर भी रहे तो भी आपके पास बिजनेसमैन को पता होगा कि हमने बिजनेस किस लेवल पे करना है, इंपोर्टर को पता है किस पैसे पे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्टर को पता है कि हमने किस लेवल पे एक्सपोर्ट करना है। तो कि स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बनिस्बत फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा, CPEC को आप किस तरह से देखते हैं? उससे मैशत पे कितने असर
अच्छे पड़ेंगे और कितने नहीं? देखिए CPEC से हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी और लग ये रहा था कि CPEC विल बी अ गेम चेंजर, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली CPEC के अंदर जो है विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स काफ़ी चेंजेस आए हैं। और चूँकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है पाकिस्तान के अंदर, हमारी CPEC की पॉलिसी भी जो है अकॉर्डिंगली चेंज होती रही है। तो CPEC के हवाले से मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज की तारीख में हमारे पास शायद इतना क्लियर रोड मैप मौजूद नहीं है। स्पेशली अगर आप ये भी देखेंगे, आप इसको जियो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखें कि अमेरिका और चाइना की जो राइवलरी है, उस सूरत हाल के अंदर भी जो शायद आने वाले दिनों में स्पेशली जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, और ये नज़र आता है हमें कि बेसिकली उनके ट्रंप ने कहा है कि हम चाइना को काफ़ी जो है टफ टाइम देंगे आने वाले दिनों के अंदर। तो मुझे लगता है कि CPEC का जो फुल विजन था, CPEC को फुल एग्जीक्यूट करना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली नए फॉरेन पॉलिसी जो डायनामिक्स होंगी अगले 2025 के अंदर। सही। अच्छा, आप शाम के हालात से भी खूब वाकिफ़ होंगे, तो उस पर आप क्या देखते हैं कि जो दूसरी ममालिक हैं कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, उससे भी मैशियत पे असर पड़ेगा? देखिए हमारी मैशियत पर तो डायरेक्टली, क्योंकि ना हम शाम से इंपोर्ट करते हैं ना एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल दुनिया पे देखें बात यह है कि शाम में जो अभी हुकूमत चेंज हुई है तकरीबन 50 साल बाद जो असद डायनेस्टी का खात्मा हुआ है, उनसे पहले उनके वालिद हाफिज़ असद थे, अभी इसके बाद बशार असद तकरीबन 24 साल से हाकिम थे। तो अभी एक नई हुकूमत आई है, अभी दुनिया ऑब्जर्व कर रही है कि वो किस तरीके से अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क सामने लेके आते हैं। तो ज़ाहिर है कि अभी तक उन लोगों ने कोई बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं दी हैं, और बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि वो चीज़ों को स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके चलना चाह रहे हैं और अपनी चीज़ों को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही फंडामेंटल मोन्यूमेंटल किस्म की डेवलपमेंट है, जिससे पूरे मिडल ईस्ट के डायनामिक्स एक मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए हैं। तो अब अगले साल में ये शाम की सूरत हाल, इसकी पिक्चर क्लियर आएगी कि ये सूरत हाल किस नहज पर जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी जो नई हुकूमत या जो अभी जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट है या जो भी लोग पावर में है, अगला साल वो अपने आप को कंसोलिडेट करने में, चीज़ों को स्टेबलाइज करने में, अपने आलमी रवाबित बढ़ाने में लगाएंगे। लेकिन बज़ाहिर जो अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्रीज से, बाकी मालिक से इंडिकेशन आ रहे हैं, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो शाम में सूरत हाल फाइनली किस नहज पे बैठती है, इसकी क्लैरिटी हमें अगले साल तक आएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिडल ईस्ट में जंग बंदी होना बहुत ज़रूरी है। गज़ा में हमने देखा कि हज़ारों तकरीबन 50,000 के आसपास लोग तकरीबन शहीद हो गए हैं। तो जंग बंदी होना बहुत ज़रूरी है। जंग जब तक चलती रहेगी, बेगुनाह मासूम लोग मरते रहेंगे, और ज़ाहिर है कि मिडल ईस्ट में अगर कैओस है तो उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी आता है। सही। अच्छा सर, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। 2025 ओवरऑल आप किस तरह से देख रहे हैं मार्शल? लेकिन 2025 अगर मैं आलमी हालात के तनाजुर में देखूं, तो आलमी हालात के तनाजुर में तो इट विल बी अ चैलेंजिंग ईयर, क्योंकि एक नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के अंदर आएगी, और उन्होंने जो इंदिए दिए हैं, जो उन्होंने इंडिकेशंस दी हैं बेसिकली चाइना और अमेरिका की राइवलरी के हवाले से, और इवन विद इन अमेरिका भी जो बहुत सारे जो चेंजेस वो लेके आना चाह रहे हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से, डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से, तो इसका जो है मैसिव इम्पैक्ट आएगा। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी भी, और बहुत सारे इलीगल लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बंद भी होंगी। तो इट बी अ ईयर ऑफ ट्रांजिशन, क्योंकि अमेरिका के अंदर, अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान को भी आप देखेंगे, हमारी सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेज आती हैं ज़्यादा अमेरिका से आती हैं, अमेरिका की जो अरब एलाइज़ हैं वहाँ से आती हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेज आती हैं। तो पाकिस्तान, अच्छा हम अपनी जो टेक्सटाइल वगैरह के एक्सपोर्ट्स वो भी सबसे ज़्यादा अमेरिका को ही करते हैं। हमारी जो आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी थोड़ी बहुत हैं, 3-4 अरब डॉलर की हैं, उसका ही मेजर चंक अमेरिका से आता है। तो ऑटोमेटिकली जो है ये अमेरिका में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसका हमारी इकानमी के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम अमेरिका को जो है, अमेरिका से कोई झगड़ा कर सकें, कोई कन्फ्रंटेशन ले सकें। तो हमें बहुत एहतियात से लेके चलना होगा, क्योंकि अगर हमारे अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो हमारी जो बहुत सारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, फिजिकल एक्सपोर्ट्स हैं, उस पर ठीक ठाक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जैसा कि अभी जो आने वाली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, उनके कुछ लोगों को जो बयानात वगैरह सामने आ रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगले जनवरी-फरवरी के अंदर जो है वो शायद वो पाकिस्तान से भी अपने ताल्लुकात को रिव्यू करें, जैसे कि बैलिस्टिक प्रोग्राम के हवाले से भी उनकी नई सैंक्शंस वगैरह आई थी। तो मुझे लगता है कि अगला साल जो होगा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, इसमें कुछ रीसेटिंग या रिविजन्स के खदशात नज़र आ रहे हैं, जो हमारे लिए जो है वो पेनफुल हो सकते हैं अगर हमने उनको केयरफुली हैंडल नहीं किया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम बैठक को टाइम दिया। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।